हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें सेट वाइज जो है बुक में दिया गया है और एक सेट में 50 प्रश्न हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, यह जो बुक है खास करके 67th और 68th बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार एसएससी सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिहार दरोगा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस और बिहार सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है, जो खास करके 67th और 68th बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम कवर करेंगे। और देखिए, इस बुक में सेट वाइज प्रश्न दिए गए हैं और एक सेट में 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 1 और 2 को मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया था। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आंसर कमेंट करके बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो बताइए कि झारखंड बिहार से विभाजित कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, यह हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए, विभाजन के पूर्व पूछा गया है बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्रमशः कितनी थी। तो लोकसभा का 54 सीट था और राज्यसभा की 22 सीटें थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में लोकसभा की 40 सीट हैं और इन 40 सीटों में से इनमें से 34 सीट जो है अनारक्षित है और 6 सीट जो है यह रिजर्व है। और यह किस जाति के लिए है? तो अनुसूचित जाति के लिए है, ठीक है। राज्यसभा में की सीटें कितनी हैं वर्तमान में? तो राज्यसभा की 16 सीटें हैं। क्लियर। विधानसभा की कितनी सीट हैं वर्तमान में बिहार में? तो 243 है। और देखिए, इन 243 में से अनारक्षित सीट जो है ये कितना है? तो अनारक्षित सीट जो है ये आपका हो जाएगा 203 हो जाएगा। और आरक्षित सीट जो है वह एससी के लिए कितना है? एससी के लिए 38 है और एसटी के लिए कितना है? तो एसटी के लिए 2 है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए, अगर विधान परिषद की सीटों की बात करें तो वर्तमान में 75 है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो ये प्रश्न कई बार मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, पहली बार 1968-69 में जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और उस समय राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। और सीएम कौन थे? मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। अब तक 8 बार लगाया जा चुका है और पिछली बार 2005 में लगाया गया था, यानी कि 8वीं बार जब लगा था 2005 में लगा था। और उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो सरदार बूटा सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो बर्खास्त कर सकता है कौन? तो ये आपको भी पता होगा, यह राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल पद धारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है। और एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है वॉल्यूम 3, उसको भी हम लोग कवर कराएं। उसका 6 सेट मैंने आपको कवर करा दिया, 6 या 7 सेट उसका कवर करा दिया है 67th बीपीएससी के लिए। देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो राज्य मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता जो है ये मुख्यमंत्री करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है, इसके तहत राज्य का जो राज्यपाल होता है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, महाधिवक्ता जो होता है यह राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 177 जो है, इसके अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। तो ये राज्य के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर इसका विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। तो सबसे कम समय तक जो रहे थे ये सतीश प्रसाद सिंह थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सतीश प्रसाद सिंह जो थे ये 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक रहे थे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है।
सबसे कम जिला वाला पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम जिला जो है ये भागलपुर का है। और ये प्रश्न अभी रिसेंटली AAO का पेपर हुआ था, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, उसमें पूछा गया था कि सबसे कम क्षेत्रफल जो है यह किस प्रमंडल का है, तो भागलपुर का ही है। और देखिए भागलपुर में 2 जिले हैं, एक भागलपुर है और दूसरा बांका है। यहाँ पर अगर हम बात करें दरभंगा की, तो दरभंगा में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर 3 जिला है। कोसी की बात करें, कोसी प्रमंडल में, तो कोसी में जो है सहरसा है, सुपौल है और मधेपुरा है। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है और कटिहार है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है, तो उस राज्य का राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो मैंने आपको बताया था कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों में से जो है 6 सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य जो है ये अपना राज्य बिहार है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो देखिए यह जो त्यागपत्र देता है यह देता है जिला दंडाधिकारी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है, तो देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये किशनगंज है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि पश्चिम बंगाल से बिहार के कितने ज़िले लगते हैं, तो ये संख्या आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से, तो यह किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। क्लियर। उसके बाद पूछा जाएगा कि झारखंड से कितने ज़िले लगते हैं बिहार के, तो 8 ज़िले लगते हैं। कितने ज़िले, 8 ज़िले झारखंड से लगते हैं। कौन कौन से हैं, तो कटिहार है, भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है और रोहतास है। क्लियर। अब यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है, तो कटिहार है। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 8 जिले। कौन कौन से जिले हैं, तो यह पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि कौन सा जिला जो है झारखंड और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो यह रोहतास है। इस तरह से याद रखिएगा। उसके बाद अगर नेपाल से बात करें तो नेपाल से 7 जिले लगते हैं। कितने, 7 जिले नेपाल के साथ। कौन कौन से, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है। और देखिए नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा जिला साझा करता है, तो यह पश्चिम चंपारण है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो यह बिहार के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो ये आपको भी पता है, सोमेश्वर श्रेणी है, जो कि पश्चिम चंपारण जिला में है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, सबसे अधिक वर्षा जो होती है ये होती है किशनगंज में। सबसे कम वर्षा होती है अरवल में। ठीक है, नया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे कम अरवल में, सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होती है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु संदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था, तो यह फ्रेमवर्क कब लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2015 में। उसके बाद देखिए कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है, तो बिहार का कौन सा जिला है, यह पूर्णिया है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है, तो यह मिट्टी जो है यह कौन सी मिट्टी है, यह कैवाल मिट्टी है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, तो कर्मनाशा जो है अगर जिला पूछेगा तो यह कहाँ पर मिलती है, चौसा में मिलती है, बक्सर में। ठीक है, तो चौसा के निकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, कांवर ताल जो है, कांवर लेक जो है यह बेगूसराय में है और बिहार का यह पहला रामसर साइट है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है, मुंगेर में स्थित नहीं पूछा गया है, तो इसमें से जो है आपका सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड तो यहाँ पर हो ही गया, ये सभी मुंगेर में है। गोमुख कुंड जो है ये राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो राजपुर नदी परियोजना जो है यह कोसी नदी पर है। ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला पूछा गया, तो सबसे छोटा जिला जो है जनसंख्या के हिसाब से शेखपुरा है। सबसे बड़ा जिला पटना है।
क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है। अच्छा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये आप मुझे कमेंट करके अभी तुरंत बताइए। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है। अच्छा, अगर हम बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला ये भी रोहतास है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला ये भी रोहतास है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो है ये पूर्णिया हो जाएगा। और यहाँ पर न्यूनतम महिला साक्षरता पूछा गया है जो कि सहरसा का होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, और न्यूनतम अगर पूछा जाए न्यूनतम शिक्षा वाला जिला कौन सा है, शिक्षा का प्रतिशत सबसे न्यूनतम किस जिला में है, तो न्यूनतम पूर्णिया में है। और पूर्णिया में पुरुष साक्षरता भी न्यूनतम है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। अच्छा, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, तो नान्यदेव थे। कौन थे? नान्यदेव थे। मैंने कई बार आपको बताया था। राजधानी कहाँ है इनकी, तो राजधानी सिमरावगढ़ है, ठीक है। और मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है कर्नाट वंश के शासनकाल को। आखिरी शासक हरि सिंह देव थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी, तो यह शासक जो था कौन था, देवपाल था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन सा था, तो दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक था, याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी, तो सहायता दिया था चेरो वंश के शासकों ने, राइट आंसर हो जाएगा चेरो शासकों ने। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था, तो ये किया था किसको, तो दरिया खान नोहानी को। दरिया खान नोहानी को जो है बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न कि चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था, तो हुमायूं को कब पराजित किया था, 26 जून 1539 को, 26 जून 1539 को। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था, तो यह सासाराम में था। और ध्यान रखेंगे शेर शाह का मकबरा भी सासाराम में ही है। उसके बाद देखिए शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी चर्चा जो है कहाँ पर है, तो इसकी चर्चा जो है यह कहाँ पर किया गया है, तो तारीख़ दाऊदी में, तारीख़ दाऊदी में किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर यानी कि सूबेदार नियुक्त किया था, तो 1580 में नियुक्त किया था खाने खानम को, खाने खानम को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए 1580 में जो है अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था, जिसमें बिहार भी शामिल था। हालांकि दक्षिण विजय के उपरांत सूबों की संख्या 15 हो गई थी, ठीक है, लेकिन 1580 में जो है अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में विभक्त किया था, तो 12 सूबों में, जिसमें बिहार भी शामिल था, ठीक है। और 1587 में जो है बिहार का गवर्नर यानी कि सूबेदार अकबर ने किसे नियुक्त किया था, तो 1587 में कुंवर मान सिंह को नियुक्त किया था। कुंवर मान सिंह को 1587 में नियुक्त किया था और 1580 में खाने खानम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था, तो यह सर्वाधिक विद्रोह अकबर के समय में हुआ था। अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र में भ्रमण किया था, तो इन्होंने मुंगेर, भागलपुर, राजगीर, पटना, इन सभी क्षेत्रों में भ्रमण किया था। एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान किया था, तो किस वर्ष किया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये क्या था 1717 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। देखिए अंग्रेजों ने जो है बिहार में सबसे पहले 1620 में जो है फैक्ट्री स्थापित किया था, जो कि असफल रहा था। और उस समय शासन किसका था, तो 1620 में आलमगंज में फैक्ट्री स्थापित किया गया था, जो सफल नहीं हुआ था, और उस समय जहांगीर का शासनकाल था। लेकिन उसके बाद 1651 में जो है सफलतापूर्वक फैक्ट्री का स्थापना किया गया था बिहार में, शाहजहां के शासनकाल में। राइट आंसर इसका शाहजहां हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनाक कब बना था, तो फ्रेंड्स यह कब बना था, 1664 में बना था, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री, तो ये रॉल्फ फिश था, रॉल्फ फिश था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था,
बिहार में होम रूल की स्थापना जो है बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को 16 दिसंबर 1916 को जो है मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो नवाब सरफराज हुसैन खां इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका 16 दिसंबर 1916 को, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर में हुआ था RN माधोलकर की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर देखिए पटना दिया गया है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, किसे फांसी दी गई थी? तो देखिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। अगला प्रश्न है कि चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? और ये जांच समिति बनी थी, इसका नाम क्या था? चंपारण एग्रेरियन कमेटी। और देखिए इसका अगर हम बात करें अध्यक्ष कौन था, तो FG स्लाई इसका अध्यक्ष था और गांधी जी भी इसके सदस्य थे। ध्यान रखिएगा, FG स्लाई राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? सबसे पहला जो था यह मेगास्थनीज था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। हेनस्वांग जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फायान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और ये आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? तो बिहार में देखिए यहाँ लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, टोपरा नहीं है, टोपरा हरियाणा में है। ठीक है, यहाँ पूछा गया कि बिहार में स्थित नहीं है तो टोपरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसने पाटलिपुत्र के जो है किस विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो राइट आंसर इसका अश्वघोष हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये तीसरा जो हुआ था ये अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था तीसरा बौद्ध संगति? स्थान का नाम आप कमेंट करके बताइए। और इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही से ही दिया है यह भी कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यंक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? बताइए, इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिए हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, और इसके पश्चात जो है शिशुनाग वंश का जो है स्थापना हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। डेली मैं एक सेट आपको कवर